राधे राधे। चैनल सब्सक्राइब किया ना। एपिसोड 436 किडनैपिंग। सोना और सानवी एक ओपन रेस्टोरेंट पर आ गई। उन दोनों ने लंच ऑर्डर किया। सोना अपना बैग टेबल पर रखते हुए बोली, तो कोर्ट में आज सब कैसा रहा? सानवी पानी पीते हुए बोली, तो 2 दिन बाद फिर से हियरिंग है। हमें लगता है इस बार भी फैसला हमारे फेवर में होगा। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसे हम 2 दिन बाद कोर्ट पेश करने वाले हैं, पर इस बार बहुत ही खतरनाक लोगों से पाला पड़ा है। सोना ने कहा, इतने ही खतरनाक लोग हैं तो तुम अपने साथ गार्ड्स क्यों नहीं रखती? सानवी ने कहा, नो मॉम, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। हमें तो उनके अंकल की फिक्र हो रही है, वो लोग ज़रूर कुछ तो करेंगे। सोना ने हाँ में सर हिलाया। तब तक उसका खाना भी आ गया और वे दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगे। इधर वो किडनैपर कार में कुछ दूर पर बैठकर उन्हें देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसे किडनैप करना है। वो लोग फ़ोन से फ़ोटो देखते हुए बोले, उनकी आंखें नीली हैं, मतलब हम इतनी देर से गलत लड़की को पीछा कर रहे थे। असल में वो हॉस्पिटल से आने वाली लड़की को उठाना है। दरअसल सानवी की पीठ उन लोगों की तरफ थी, इसलिए वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। कोर्ट के बाहर ही दूर से ही उसे देखा था। उससे दोनों के बाल भी लंबे में ही थे और आज सानवी ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी और उसने बालों का बन बना रखा था। वहीं सोना ने भी साड़ी ही डाल रखी थी, इसलिए दोनों एक जैसी दिख रहे थे। किसी ने कहा, क्यों ना हम दोनों को ही उठा ले, वैसे भी 2 दिन अपने पास रखना है उसे, तो क्यों ना हम उसके साथ थोड़ा मज़े भी कर सकते हैं। उनके लीडर ने कहा, ठीक है, उन्हें बाहर आने दो, फिर उठाते हैं। कुछ देर बाद सोना और सानवी ने खाना खा लिया और बिल पे करके वहाँ से जाने लगे तो एक लड़की सानवी से टकरा गई। उसके हाथ से खाना सानवी के सफ़ेद साड़ी पर गिर गया, जिससे उसका कपड़ा गंदे हो गए। सानवी उस पर चिल्लाते हुए बोली, आर यू ब्लाइंड? दिखाई नहीं देता क्या? और वो कपड़े झाड़ने लगी। वो लड़की माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा। सोना ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाकर इसे साफ कर लो। सानवी उस लड़की को घूरते हुए वॉशरूम के तरफ बढ़ गई और सोना किसी को फ़ोन मिलाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। वो अभी किसी से बात कर ही रही थी कि एक कार तेजी से उसके पास आई और वो कुछ समझ पाती उससे पहले कार का गेट खुला और सोना का हाथ पकड़कर उन लोगों ने अंदर खींच लिया और वे चले गए। किसी को समझ नहीं आया वहाँ क्या हुआ। उधर सानवी अपने कपड़े साफ करके वॉशरूम से बाहर आई। उसने सफ़ेद कपड़े के दाग लग गए थे, इसलिए वो जल्दी से घर जाना चाहती थी। उसे लगा सोना कार के पास होगी, इसीलिए वो उस तरफ जा रही थी कि तभी 2 लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। सानवी ने उन्हें अपनी एक भौं उठाकर देखा। उसने अपने मन में सोचा, मॉम सही थी, लगता है हमें वीरा चाचू को लेकर आना था। और वो उनके पीछे देखने लगी, लेकिन सोना वहाँ पर भी नहीं दिखी। उसमें से एक आदमी ने सानवी से कहा, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो हमारे पास है, इसलिए बिना शोर किए हमारे साथ चलो। ये कहते हुए उन लोगों ने सोना का बैग सानवी के आगे कर दिया। सानवी ने उसे देखा तो हैरान हो गई। उसने कहा, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए हमसे? उस आदमी ने कहा, कुछ नहीं, बस चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो। ये कहते हुए वो अपने हाथ में गन लहराने लगा। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप उनके साथ चलने लगी। उसने अपने आसपास देखा, वहाँ पर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, लेकिन उसके ड्राइवर ने उसे देख लिया। उसने उसके तरफ कुछ इशारा किया तो ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया। तभी लोग उसके कार के पास आ गए। उन लोगों ने कार का गेट खोला और सानवी को अंदर बैठाने के लिए कहा। सानवी ने अपना पैर पकड़ लिया और जमीन पर बैठते हुए बोली, आह मेरा पैर। तभी ड्राइवर ने आकर पीछे से एक आदमी को दबोच लिया और सानवी ने झटके से उस आदमी के हाथ से गन छीनकर उसके ऊपर ही तान दिया। दोनों को समझ नहीं आया यहाँ वहाँ क्या हुआ। उस लड़की को अपने सीधा ही समझ लिया था। सानवी ने उसी तरह से कहा, दूर हटो। वो आदमी जो बच गया था वो सानवी को वार्न करते हुए बोला, लड़की ये खिलौना नहीं है, इसे नीचे कर। सानवी उसे घूरते हुए बोली, हम जानते हैं ये क्या है और इसे चलाना भी हमें आता है, इसलिए कोई भी चालाकी करने की हिम्मत मत करना।
उसे देखकर नहीं लग रहा था कि जैसे वो मजाक कर रही थी। वो आदमी उसकी बात सुनकर उसके हाथ ऊपर करके दूर हट गया और दूसरे को ड्राइवर ने जमीन पर पटक कर दबोच लिया। उसने उसी तरह गन पॉइंट किया और कहा, कहाँ है हमारी मॉम? उस लड़के ने कहा, वो दूसरी गाड़ी में है। सानवी ने कहा, अपने साथी से उन्हें छोड़ने के लिए कहो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तक वहाँ पर भीड़ लग गई थी। वह के माहौल और एक लड़की के हाथ पर गन देखकर एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आया और बोला, बेटा यहाँ क्या हो रहा है? सानवी ने कहा, अंकल ये लोग किडनैपर हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? प्लीज़ इन दोनों का हाथ बांध दीजिए प्लीज़, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। सानवी ने उन्हें सब कुछ बताया तो लोगों ने पहले तो उन्हें बहुत मारा और उसका हाथ पैर बांध दिए। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। ड्राइवर ने उस आदमी के पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसके सामने करके उसके साथी का नंबर पूछा। उसने जल्दी से कॉल मिलाया और सामने से आवाज़ आई, उसे लेकर अड्डे पर आ, हम निकल गए, और फ़ोन कट दिया। सानवी उसके पास आई और उस आदमी के गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए बोली, किस जगह की बात कर रहा था वो? उस लड़के ने उसे सब बताया। जब उस लड़के ने सानवी को सब बताया तब तक वहां पर पुलिस भी आ गई और उन लोगों को पकड़ लिया। सानवी ने वहां लगी भीड़ पर शुक्रिया कहा और ड्राइवर के साथ उस जगह के लिए निकल गई। सानवी ने हाथ में अब भी वो गन थी। उसने उसे अजीब नज़रों से देखा और उसे साइड में रखते हुए बोली, अगर डैड को पता चला तो वो हमें बहुत डांटेंगे। सानवी ने ड्राइवर से कहा, अपने डैड को तो इन्फॉर्म नहीं किया ना? ड्राइवर ने कहा, नो मैम, अभी कर देता हूँ। सानवी उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, उन्हें मत बताना, हम पहले वहाँ की सिचुएशन देखें फिर उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। उसने अपने मन में कहा, ओ गॉड, अगर डैड को पता चला तो वो हमें कहीं जाने नहीं देंगे और हमारे पीछे गार्ड्स की फौज खड़ी कर देंगे। हमें कुछ करना होगा। इधर सोना कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके मुंह पर काले रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे जिसे देखने से बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। सोना छूटने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। तभी किसी ने कहा, चुपचाप बैठी रहे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सोना ने अपने मन में कहा, महादेव, सानवी हमें ढूंढ रही होगी, वो लड़की यहाँ मत आ जाए। वो चुपचाप बैठ गई और ये समझने की कोशिश करने लगी कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। वो लोग एक आदमी को सोना के पास छोड़कर एक दूसरी तरफ आराम करने चले गए। सोना के पास खड़ा आदमी सोना को अजीब नज़रों से देख रहा था, पर सोना के हाथ पैर तो बंधे हुए थे। उसने अपने चारों तरफ देखा। वो एक गोदाम जैसी जगह थी। तभी वो उसे देख ही रही थी कि उसे एक बड़े से ड्रम के पीछे सानवी और ड्राइवर नजर आए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सानवी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और सोना अपना सर नहीं में हिलाने लगी, लेकिन सानवी ने उसका इशारा नहीं समझा। सानवी ने ड्राइवर से धीरे से कहा, यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी है, हम उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, आप इन्हें दबोच लेना। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया। सानवी ने देखा तो आदमी उनके फुसफुसाने की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ ही आ रहा था। सानवी वहाँ से बाहर आई और जल्दी से गन उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बोली, हैंड्स अप। तभी ड्राइवर ने उसे दबोच लिया। सानवी ने उसे अंगूठा दिखाया और सोना के पास आ गई। उसने सोना के मुंह से रस्सी हटाया और बोली, डोंट वरी मॉम, हमने आपको बचा लिया। सोना ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यह कहते हुए सोना ने पीछे देखने का इशारा किया। सानवी ने जैसे ही पीछे देखा उसके मुंह से हैरानी निकल गई। ओ गॉड, क्योंकि उसके सामने 20 से ज़्यादा बड़े लोग खड़े थे और बड़े ही। कुछ देर बाद सानवी, सोना और ड्राइवर तीनों कुर्सी से बंधे हुए थे। सानवी ने सोना को देखा और कहा, आई एम सॉरी मॉम। एंड यू वर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा चैनल। इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 437, पार्टी। शाम का वक्त, मुंबई। रूहानी खाना बनाने के लिए किचन के लिए जा रही थी। तभी उसने देखा काका आयांश के सूखे हुए कपड़े प्रेस करने जा रहे थे। वो उसके पास आई और बोली, काका आप ये क्या कर रहे हैं? काका ने कहा, बेटा मैं तो आयांश बेटा के कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। रूहानी ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ यह तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्या हमने नहीं कहा था कि आपको आराम करना है? ये सब हम कर लेंगे। और उसने उसके हाथ से प्रेस ले ली। काका ने कहा, लेकिन बेटा मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। रूहानी किचन की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है आप जाकर
मटर छीलने का काम कीजिए, हम ये करते हैं। काका ने उससे बहस नहीं की और वहाँ से चला गया। रूहानी ने अपने कमर में दुपट्टे को फंसाया और आयांश के कपड़े प्रेस करने लगी। उसने एक एक करके सारे कपड़े प्रेस कर दिए। वो सब करते हुए वो बहुत मुस्कुरा रही थी। उसे आयांश के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता था। कपड़े धुलने के बाद भी उसने आयांश को मैनली स्मेल उसे महसूस हो रही थी। उसने अपने आसपास देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसने एक शर्ट उठाकर उसे अपने नाक के पास लगाकर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। आयांश की खुशबू उसकी सांसों में समा गई। वो मुस्कुराई और तभी उसे किसी का गला साफ करने की आवाज़ आई। ये सुनकर रूहानी ने जल्द से आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा। आयांश को अपने सामने हाथ बांधकर खड़े देखकर उसकी जैसे आंखें ही गले में अटक गई, सांसें ही गले में अटक गई। उसे लगा उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने जल्दी से शर्ट को नीचे रखा और हकलाते हुए बोली, वो अंश जी, हम आपके कपड़े प्रेस कर रहे थे, सच्ची। और उसने बेचारी आंखों से आयांश को देखा। आयांश कुछ कहता उससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने उस तरफ देखा। वहाँ एक आदमी खड़ा था जो कि ड्राइवर के कपड़े में था। उसने आयांश को देखा और कहा, मिस्टर रायज़ादा, सिन्हा सर ने मुझे आपको लेने भेजा है। ये कहते हुए उसने एक लिफाफा आयांश की तरफ बढ़ाया। आयांश ने उसे ले लिया और उसने देखने लगा। वो इनविटेशन कार्ड था और उसका एड्रेस वही था जहाँ सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए गए थे। आयांश उसे मना करने जा ही रहा था कि ड्राइवर का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया और आयांश की तरफ बढ़ा दिया। आयांश ने कुछ देर उसके बात की और फ़ोन वापस करते हुए बोला, ठीक है, तुम हमारा इंतज़ार करो, हम आ रहे हैं। ड्राइवर ने ओके सर कहा और सर झुकाते हुए चला गया। उसने जाने के बाद आयांश ने रूहानी से कहा, चलो तैयार हो जाओ, हमें कहीं जा रहे हैं। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। उसने काका को मटर छीलने से मना किया और वो प्रेस हुए कपड़ों के साथ कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वे मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों का जुड़ा बना रही थी। उसने पीच कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स लगे थे। उसकी ब्लाउज पीछे से डीप थी। इसके बालों का जूड़ा बनाने की वजह से उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। तभी आयांश अपने स्लीव से बटन लगाते हुए अंदर आया। उसने प्लेन वाइट शर्ट पहना था और ब्लू पैंट के साथ ब्लू कोट डाला रखा था। उसने रूहानी को देखा और बस उसकी नज़र उस पर रुक गई। रूहानी ने आयांश को देखा और कहा, हो गया। आयांश उसे देखते हुए उसके पास आने लगा। रूहानी अपने इतने हैंडसम पति को अपने पास आते पीछे झुकने लगी क्योंकि उसे पास जाने की कोई जगह तो थी नहीं। आयांश उसके पास आया और अपना हाथ रूहानी के सर की तरफ बढ़ाया। रूहानी उसके हाथ को देखने लगी। आयांश ने रूहानी के जोड़े के खोल दिया और उसे रूहानी की खुली पीठ ढक गई। आयांश ने कहा, अब अच्छी लग रही हो। रूहानी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। आयांश उससे दूर होते हुए बोला, अब चलो, हमें देर हो रही है। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद पार्टी में थे। रूहानी ने देखा रात के वक्त में यह जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। जिस पार्टी का डेकोरेशन उसने किया था उसे यकीन नहीं हो रहा था वो मेहमान बनकर यहाँ आएगी। वहाँ आते ही मिस्टर सिन्हा ने आयांश को देखा। वो जल्दी से उसके पास आते बोले, ओह मिस्टर रायज़ादा, फाइनली आप आ गए। मिस्टर सिन्हा एक मिडिल एज आदमी थे जो आयांश से कभी प्रभावित थे। आयांश भी कई बार उनसे मिल चुका था। उन्हें जब से पता चला था कि आयांश मुंबई में है तब से वो उसे पार्टी में इनवाइट करना चाहते थे। आयांश ने हाँ में सिर हिलाया। वे उसे हाथ मिलाते हुए बोला, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। मिस्टर सिन्हा ने रूहानी को देखा और कहा, मिस्टर रायज़ादा, हु इज़ द प्रेटी लेडी। आयांश रूहानी को उसके मिलाते हुए बोला, मिस्टर सिन्हा, ये मेरी वाइफ है, रूहानी आयांश सिंह रायज़ादा। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हेलो मिसेस रायज़ादा। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपको आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर सिन्हा ने थैंक्स कहा और उन्हें एक टेबल के पास ले आया। आयांश और मिस्टर सिन्हा बात करने लगे। रूहानी को वहाँ का थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि इतनी भीड़ देखकर उसके सर में दर्द हो रहा था। वहाँ पर म्यूज़िक भी थी और कुछ लोग गाने गा रहे थे जिससे उस वजह से रूहानी का सर दुखने लगा।
आयश ने उसे देखा तो कहा, क्या हुआ? रूहानी ने कहा, पता नहीं, हम वॉशरूम होकर आते हैं। आयश ने हाँ में सिर हिलाया। वो सुबह वहाँ यहाँ आ चुकी थी, इसलिए उसे वॉशरूम का भी पता था। कुछ देर बाद रूहानी खुद को नॉर्मल करके बाहर आई तो सामने से आ रहे ईशान से टकरा गई। ईशान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो हर रोज़ की तरह आज भी बहुत प्यारी लग रही थी। ईशान वहाँ मैनेजमेंट देख रहा था। रूहानी ने उसे ऐसे देखा, अपना गला साफ किया। ईशान ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ गेस्ट हो? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। ईशान ने कहा, तुम यहाँ किसके साथ आई हो या अकेली? रूहानी ने इधर उधर देखा और आयश की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, हम उनके साथ आए हैं। ईशान ने उस तरफ देखा, तब तक एक लड़की आयश के पास आ गई थी। ईशान को लगा रूहानी उस लड़की के साथ आई है। उसने फिर से कहा, क्या तुम ड्रिंक करोगी? मैं अभी लेकर आता हूँ। और वो रूहानी की बात बिना सुने चला गया। आयश को बिजी देखकर रूहानी टेबल पर आकर बैठ गई। वो वहाँ किसी को नहीं जानती थी, इसलिए चुपचाप सबको देख रही थी। इतने में ईशान उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया। वो रूहानी को देते हुए बोला, इसे पीकर देखो, बहुत अच्छा है। रूहानी ने उसे थैंक्स कहा तो ईशान ने उसके ग्लास से अपना ग्लास टकराया और उसे एक सांस में पी गया। रूहानी को लगा वो यहाँ किसी को नहीं जानती, तो आयश के आते तक वो ईशान से ही बातें कर ले। वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। तभी ईशान ने कहा, तुमने बहुत अच्छा इसे डेकोरेट करवाया। कुछ देर पहले बस सब इसी बारे में बात कर रहे थे। रूहानी ये सुनकर खुश हो गई। ईशान ने माना, क्या तुम्हें बोर नहीं लग रहा? रूहानी ने कहा, लग तो रहा है, लेकिन ईशान ने कहा, चलो डांस करते हैं। रूहानी उसे मना करना चाहती थी, लेकिन ईशान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर डांस कर रहे लोगों के बीच में ले आया। रूहानी ने कहा, ईशान, हमें इस तरह का डांस करना नहीं आता। ईशान ने कहा, डोंट वरी, मैं हूँ ना। और उसने अपने ऊपर कमर पर हाथ रखा और उसके हाथ को पकड़कर कपल डांस करने के पोज में आ गया। वो उसे स्टेप बताते हुए डांस करने लगा। कुछ ही देर में रूहानी उसे मैच करने लगी और उसे बहुत मज़ा आज लगा। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ डांस कर रही थी और इधर कोई खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना हम सबके काना चैनल। इसको सब्सक्राइब भी करो। एपिसोड 438, दैट इज़ थप्पड़। आयश पार्टी में किसी से बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार रूहानी को चेक आउट कर रही थीं, ताकि वो वहाँ अकेली ना हो जाए। तभी उसने रूहानी के किसी के साथ डांस फ्लोर पर देखा तो बस उसकी आंखें उस पर जम सी गईं। रूहानी हंसते खिलखिलाते हुए ईशान के साथ डांस एंजॉय कर रही थी। उसे इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल कि वो किसके साथ डांस कर रही है, उसकी आंखें कठोर हो गई। आयश रूहानी के साथ डांस कर रहे लड़के को बुरी तरह से घूर रहा था। कैसे उस लड़के ने उसकी बीवी के कमर में हाथ थाम रखा है और कैसे वो बीच बीच में उसके कान के कुछ कह रहा है, जिसे सुनकर रूहानी की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। वो सब देखते हुए आयश की पकड़ ड्रिंक के ग्लास पर कस गई। उसने बहुत गुस्से में रूहानी को देखा। मिस्टर सिन्हा ने आयश को ऐसे देखा तो कहा, मिस्टर रायजादा, क्या हुआ? आयश ने उसकी बात सुनी और जल्दी से उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए। इधर रूहानी अपनी धुन में ईशान के साथ डांस एंजॉय करने लगी। तभी धुन चेंज हुई और पार्टनर बदलने वाला स्टेप करने लगे। ईशान ने रूहानी को घुमाकर छोड़ा तो रूहानी किसी और के साथ डांस करने लगी। इस तरह वे डांस करने लगे। आयश सबको नोटिस कर रहा था। तभी उसने देखा एक आदमी ने रूहानी के कमर को कितनी कस के पकड़ रखा था। आयश ने उसके हाथों को देखा और रूहानी की साड़ी से डायरेक्ट उसके कमर को छुआ रहा था। रूहानी को उसके टच से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और जब पार्टनर बदलने का वक्त आया तो उसने उसे जाने नहीं दिया। उसने मिस्टर सिन्हा से कहा, मिस्टर सिन्हा, एक मिनट। अभी वो जा ही रहा था कि अचानक से वो जगह एकदम से सन्नाटे में भर गया और आयश के कदम उसकी जगह पर रुक सी गई। म्यूज़िक ऑफ हुआ, सारी लाइट्स ऑन हो गई। इस सब की वजह थी रूहानी। रूहानी अभी अभी जिसके साथ डांस कर रही थी वो उसे गलत तरीके से हाथ लगा रहा था, जिससे रूहानी ने उसका धक्का दिया और वो आदमी थोड़ा नशे में था,
इसलिए संभल नहीं पाया और फ्लोर पर गिर गया, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल अचानक से गर्म हो गया। रूहानी ने अपने बाल कान के पीछे किए और सबको घबराई नज़रों से देखने लगी। जब उसे ही देख रहे थे सब के सब, रूहानी अब नर्वस हो गई। ईशान तब तक उसके पास आ गया। उस आदमी को अपने चारों तरफ देखा और फ्लोर से उठकर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए रूहानी पर तेज आवाज में चीखा, तुमने मुझे धक्का दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रूहानी उसके चिल्लाने से थोड़ी घबरा गई और वो किसी को ढूंढने लगी, लेकिन अब तक उसके पास कई लोग जमा हो गए थे और आयाश उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी भी मुंबई शहर का जाना माना नाम था। उसका नाम था गगन बख्शी। आज तक उसके साथ ऐसी बिहेव किसी ने नहीं किया था। गगन चिल्लाते हुए बोला, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे धक्का दिया। रूहानी पहली बार ऐसे कुछ फेस कर रही थी, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ऊपर से आयश भी उसके पास नहीं था। उसने घबराते हुए कहा, देखिए, आप हमें गलत तरीके से हाथ लगा रहे थे, इसीलिए। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई क्योंकि गगन फिर से चिल्लाते हुए बोला, व्हाट रबिश! मैंने तुम्हें हाथ लगाया क्योंकि हम डांस कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से आई हैं और मेरे ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रही हैं। तू जानती है कि मैं कौन हूँ? ये सुनकर रूहानी अब सबकने लगी थी। ईशान वहाँ की मैनेजमेंट देख रहा था, इसलिए वो वहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहता था। इसलिए वो सबको शांत करते हुए बोला, मिस्टर बख्शी, प्लीज़ शांत हो जाइए। आप यहाँ के माहौल को बिगाड़ रहे हैं और आपकी रेपुटेशन को भी। आप इस तरह सबके सामने एक लड़की पर। वो कह ही रहा था कि गगन बोला, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? लड़के, तुम इस मामले से दूर रहो। तब तक मिस्टर सिन्हा भी गगन के पास आ गए। मिस्टर सिन्हा गगन से बोले, मिस्टर बख्शी, शांत हो जाइए। हम शांति से बात करते हैं। सब आपको ही देख रहे हैं। वहाँ पर सबको पता था गगन किसी तरह के आदमी था। गगन ने कहा, ठीक है, मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन इस लड़की को अभी मेरे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मिस्टर सिन्हा ने रूहानी को देखा और वो जानता था रूहानी आयाश की वाइफ है, इसलिए वो अपनी ही पार्टी में उसका मजाक नहीं बनाना चाहता था। वो मिस्टर बख्शी को समझाते हुए बोला, वो ये कह ही रहा था कि ईशान ने कहा, नहीं, रूहानी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम सब जानते हैं आप किस तरह के आदमी हैं, मिस्टर गगन। गगन ने उसे चुप कराते हुए बोला, तुम लड़के, तू मुझे बताएगा मैं कौन हूँ? मैं गगन बख्शी हूँ। ईशान गुस्से में कुछ कहने की था कि मिस्टर सिन्हा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ईशान ने चाहते हुए भी चुप हो गया। रूहानी इस सबके बीच सब लोगों के पीछे खड़े आयाश को अपना नाम नम आंखों से देख रही थी। आयाश बिना किसी भाव के रूहानी को देख रहा था। तभी मिस्टर सिन्हा ने इस बार सख्ती से कहा, मिस्टर बख्शी, चलो यहाँ से। मुझे मेरी पार्टी में कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। लेकिन गगन वहाँ मानने वाला नहीं था। वो बोला, नहीं, मैं ये लड़की जब तक मुझसे माफ़ी नहीं मानेगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ए लड़की, अभी मुझसे माफ़ी मांग, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रूहानी ने गगन को देखा और बाकी सबको। सब वहाँ अब बातें करने लगे। रूहानी ने अपने आंसू साफ किए और कहा, ठीक है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन तैयार हैं, लेकिन उससे पहले। ये कहते हुए उसने एक कसकर 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए और कठोर आवाज में बोली, इतनी माफ़ी काफ़ी है आपके लिए या और चाहिए? गगन ने अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से उस लड़की को देखना लगा तो उसे हाथ लगाने की हिम्मत कर रही थी। सब उसे हैरानी से देखने लगे और कुछ ही बातें और करने लगे। उसने सबकी बातें सुनी तो गुस्से में बोली, हाउ डियर यू, और वो उसे मारने के लिए हाथ उठाया, जिसे देखकर रूहानी ने अपने चेहरे के सामने हाथ रखा और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या? उसे तो कोई दर्द ही महसूस नहीं हो। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा, उसके सामने उसे प्रोटेक्ट करता हुआ उसका पति खड़ा था। उसने गगन के थप्पड़ को रोक दिया था। आयश ने गगन का हाथ इतनी कस के पकड़ रखा था कि गगन को उसकी कलाई में दर्द महसूस होने लगा। वो अपनी कठोर आवाज में बोला, डोंट यू डेयर टू टच हर अगेन। ये कहते हुए उसने गगन का हाथ झटक कर छोड़ा। गगन ने हाथ वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, आयाश को देखने लगे।
आयंश इस लड़की के लिए आदमी से पंगा क्यों ले रहा था, पर आयंश को कहाँ इससे फर्क पड़ने वाला था। गगन ने आयंश को पहचान लिया और बोला, रायजादा सर, आप इस मामले में मत ही पड़िए। इस लड़की ने मुझे उतने लोगों के सामने बेइज्जत किया है, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वो रूहानी की तरफ लपका, लेकिन आयंश उसका हाथ फिर से पकड़ते हुए बोला, दूर रहो उससे। गगन ने हैरानी से उसे देखा। उसने कहा, मिस्टर रायजादा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर इस लड़की ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता। आप इसकी साइड मत लीजिए, नहीं तो मुझे आप पर भी एक्शन लेना होगा। मैं इस बात को कोर्ट तक ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपना हाथ आयंश के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी बात सुनकर आयंश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तुम किस तरह मेरी वाइफ यानी मिसेस रूहानी आयंश रायजादा के साथ खुलेआम बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ तोड़ दिए। उसे सब सिनफे होकर उसे सब देखने लगे, कंफ्यूज होकर, और क्योंकि अब तक गगन के हाथ सही सलामत जो थे, पर अगले ही पल वहां पर किसी चीज की चटकने की आवाज आई। गगन जोर से चिल्लाया। आयंश, जिसे वायलेंस जरा भी पसंद नहीं था, आज वो अपनी वाइफ के लिए ये भी करने को तैयार था। उसने रूहानी को छूने वाले हाथ को तोड़ दिया था। रूहानी अपनी नम आंखों से आयंश को देख रही थी और बाकी सब शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ। अब किसी के पास कोई कहने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि एक बार आयंश ने जो कह दिया वो सच बन गया। आयंश ने गगन का हाथ छोड़ा और रूहानी का हाथ पकड़ते हुए बोला, इस लड़की का नाम याद रखना। ये लड़की मेरी वाइफ है और इसका नाम है रूहानी आयंश सिंह रायजादा। ये कहते हुए वो रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे ले गया। रूहानी पूरे वक्त उसे ही देख रही थी। कुछ देर बाद वे दोनों कार में थे। रूहानी अब भी उसे ही देख रही थी। आयंश ने उसे ऐसे देखा तो उसके सर पर तपकी देते हुए बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर रूहानी जल्दी से उसके सीने से लग गई। वो सुबकते हुए बोली, हमें लगा था आप हमें बचाने नहीं आएंगे। हमें लगा था हम वो नहीं कर पाएंगे, पर आप तो पता नहीं, हमें तो सब जादू सा लगा। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। आयंश रूहानी को देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके लाल होठ और भी ज़्यादा लाल हो गए थे। वो उसे अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। आयंश उसे ऐसे देखा तो उसका गला सूखने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ रूहानी के चेहरे की तरफ बढ़ाया और उस चेहरे को अपनी हथेली से भरते हुए उसके होठों को देखने लगा। रूहानी अब भी उसे ही देख रही थी। आयंश उसके चेहरे पर झुकने लगा तो रूहानी ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और अगले ही पल उसे अपने होठों पर आयंश के गर्म होठ महसूस हुए। रूहानी ने कसकर आयंश के कोट को पकड़ लिया। आयंश ने उसे कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और उसे चूमने लगा। इस बीच तक दोनों की धड़कनों की रफ्तार पकड़ ली थी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से दोनों को देखा तो एक बटन प्रेस किया, जिससे उनके और उन दोनों के बीच में एक मेटल का कवर आ गया, जिससे अब ड्राइवर उन दोनों को नहीं देख पा रहा था। रूहानी ने अपनी आंखें बंद की और आयंश के किस्क में खो सी गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आयंश के मुंह से वाइन का टेस्ट उसके मुंह में घुल रहा था। कुछ देर बाद आयंश रूहानी के ऊपर झुकते हुए पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में घेर लिया और रूहानी सीट पर लेट गई। आयंश ने अपना पूरा वेट उस पर डाल दिया। रूहानी को सफोकेशन फील होने लगा तो वो आयंश से दूर जाने के लिए स्ट्रगल करने लगी, पर आयंश ने उसे नहीं छोड़ा। आयंश जानता था उसे रूहानी की आदत सी हो गई है और अब वो खुद को और नहीं रोकने वाला था। उसने अपने कोट को निकालकर कहीं भी फेंक दिया और टाई भी निकालते हुए फिर से उसे चूमने लगा। कुछ पल बाद उसने उसके होठों को छोड़ा और उसके गले पर चूमने लगा। रूहानी की सांसें जैसे उखड़ रही थी। वो आयंश के टच को एंजॉय कर रही थी। कुछ पल बाद उसके हाथ आयंश के बालों में घूम रहे थे और आयंश ने उसके ऊपर से उसकी साड़ी को हटा दिया था और उसके गर्दन के पास अपने दांतों के निशान छोड़ने लगा। अभी वो आगे बढ़ा कि कार झटके से रुकी और आयंश ने मूवमेंट भी रुक गए। उसने ड्राइवर से कहा, क्या हुआ? ड्राइवर ने उसी तरह से कहा, सर घर आ गया है।
आयश ने अपने आसपास देखा और सीधा बैठते हुए बोला, ठीक है तुम जाओ। उसने रूहानी को देखा जो मैसी सिचुएशन में बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने इस तरह देखते हुए आयश खुद को अब ज़्यादा देर नहीं रोक पाने वाला था, लेकिन वो कार में ये सब नहीं चाहता था। उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बैठाते हुए बोला, हम घर आ गए। रूहानी ने आयश को देखा और अपना चेहरा अपने सीने में छुपा लिया क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा चैनल, इसको सब्सक्राइब भी करो। एपिसोड 439 खूबसूरत रात। दिल्ली। सानवी और सोना और ड्राइवर कुर्सी से बंधे हुए थे। उनके सामने एक आदमी बैठा था। उसे सानवी बहुत अच्छे से पहचानती थी क्योंकि अब तक वो 2 बार उसे कोर्ट में मिल चुकी थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके अपोजिट सानवी केस लड़ रही थी। वह आदमी दिल्ली से नहीं था, इसलिए वह उसके सामने बैठी एक जैसी दिखने वाली लेडीज़ को बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि ये लड़की उसे कभी भी जेल भिजवा सकती थी, इसलिए उसे किसी भी हाल में कोर्ट तक जाने से रोकना था। वो आदमी जितने डरावने कम काम करता था वो दिखता भी वैसा ही था। सानवी उसे घूरते हुए बोली, वीरेंद्र राज, हम जानते हैं तुमने हमें किडनैप क्यों किया है, ताकि 2 दिन बाद हम कोर्ट ना पहुँचे और तुम केस जीत जाओ। पर तुम नहीं जानते हम कौन हैं, इसलिए जाने दो हमें। तुम्हें नहीं पता हमें किडनैप करने के लिए धारा 365 के अनुसार तुम्हें 7 साल की सज़ा हो सकती है, पर हम कोशिश करेंगे तुम उम्र कैद की सज़ा हो। तुम्हें लगता है हमें तुमसे डर लग रहा है? यह सुनकर भी उसके सामने बैठ उस आदमी के चेहरे पर किसी भी तरह के कोई भाव नहीं आए, बल्कि वो सानवी को बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने इशारे से एक आदमी को उसके पास आने के लिए कहा तो वो आदमी उसके पास आ गया। वीरेंद्र कुर्सी ने उठा और अचानक वीरेंद्र कुर्सी से उठा और अचानक से उस आदमी के गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए बोला, बेवकूफ सॉरी बेवकूफ, मैंने तुम्हें इस लड़की को यहाँ लाने के लिए कहा था। उसने कहा, बेवकूफ, मैंने तुम्हें इस लड़की को यहाँ लाने के लिए कहा था। तुम इसके साथ इन दोनों को भी लिया है। इस तरह थप्पड़ पड़ने वो आदमी थोड़ा पीछे हट गया और सानवी, सोना और वो ड्राइवर चौंक गए। वीरेंद्र फिर से चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों से एक काम भी नहीं होता। अगर इन्होंने बाहर मुंह खोल दिया तो अब इन तीनों को ही मारना पड़ेगा। तुम्हारी गलती की वजह से अब इस वकील के साथ ये दोनों भी बनेंगे। सोना, सानवी और ड्राइवर ये सुन तो एक दूसरे को देखने लगे। ये आदमी तो सच में पागल था। सोना ने कहा, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते नहीं हम कौन हैं। बस एक बार हमारे हाथ खोलकर देखो, हम बताते हैं हम तुम्हें। वीरेन ने गुस्से से सोना को देखा। सोना उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। वीरेन ने उसे गुस्से से देखा और उसके पास आते हुए उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। सोना ने गाल में तेज झन्नाट का एहसास हुआ और उसका सर घूम गया। यह देखकर सानवी जोर से चिल्लाई, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कह ही रहा था कि वीरेन ने अपने कमर के पीछे से गन निकाला और ड्राइवर के ऊपर चला दिया। ड्राइवर के सीने पर वो गोली आकर लगी और वो जोर से चिल्लाया। सानवी और सोना चौंक गए। वीरेन बोला, अब अगर किसी ने भी कुछ कहा तो मेरी गोली का अगला निशाना तुम दोनों होगी। मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं लाया था, लेकिन अब लग रहा है तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए तुम दोनों को भी मरना होगा। और सबसे पहले तो वो मरेगी, उसके बाद तू। ये कहते हुए वो सानवी के चेहरे पर गन फेरने लगा। सानवी बहुत खूबसूरत थी और उसकी आंखें किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। वो इसी तरह उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, पर मैं तुझे आसान मौत नहीं दूंगा। पहले मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, फिर। वो कह ही रहा था कि सोना उससे चिल्लाते हुए बोली, हमारी बेटी को हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना, हम तुम्हारी। वो कह ही रही थी कि वीरेन ने गन सोना की तरफ पॉइंट किया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, ए चुप, कब से दिमाग खराब करके रखा है, लगता है मरने का बहुत जल्दी है। ये कहते हुए वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उसके हाथ की गोली आकर लगी और उसके हाथ से गन छूट गई। वीरेन पीछे मुड़ा तो देखा उसके सामने नीली आंखों वाला डेविल खड़ा था।
उसके हाथ में राइफल थी और वो बहुत गुस्से में वीरेन को देख रहा था। सानवी और सोना ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक गई, लेकिन अगले ही पल उनके हाथ में गन देखकर सोना के मुंह से निकला, वंश। वीरेन ने वंश को देखा और गुस्से से बोला, ए लड़के, कौन है तू? तूने मुझ पर गोली चलाई? वो अपने लोगों पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो, मारो इसे। उसने इतना ही कहा था कि वंश ने एक एक करके सबको गोली मार दी। अब उस नज़ारे को देखकर सोना और सानवी की आंखें खौफ से भर गई। उन्हें मारते हुए वंश की आंखों में जरा भी झिझक नहीं थी, बल्कि वो बिना पलक झपकाए एक के बाद एक गोली उस पर चलाई जा रहा था। वीरेन ने अपने लोगों को मरते हुए देखा तो उसकी आंखें खौफ से फैल गई। वंश ने कुछ ही सेकंड में सबको मार दिया था और अब उसका अगला निशाना वीरेन था। वो उसे देखते हुए उसके पास आने लगा। वीरेन अब भी उसे ही देख रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, कौन हो तुम? वंश ने उसके सीने पर राइफल की नोक थी और वो वीरेन को आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा लगा तेरी आंखों में डर देखकर। अच्छा होता तूने जिन्हें किडनैप किया है उनसे बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेता। ये कहते हुए वो वीरेन की आंखों में देखने लगा। उसने कहा, वी आर एरॉन नाम है मेरा। आई होप तुम मरने के बाद भी मेरा नाम याद रखोगे। वो इस पर गोली चलाने वाला ही था कि सोना दांत पीसते हुए बोली, वंश, डोंट। इफ़ यू किल हिम देन consequences आर नॉट गुड। सानवी को अपने भाई पर यह रूप देखकर वो घबरा सी गई। उसे वंश के वॉयलेंस बिहेवियर को काफ़ी डर लगता था। सोना की बात सुनकर वंश ने सोना को देखा और अपनी कठोर आवाज़ में कहा, आई डोंट केयर, और उसने राइफल की पूरी गोली उसके सीने में खाली कर दी। उसे इस तरह देखकर सोना और सानवी ने कसकर आंखें बंद कर ली। उसने वंश का ये रूप देखना नहीं जा रहा था। कुछ ही देर में वीरेन मर चुका था। गोली उसके शरीर के चीरते हुए आर पार हो चुकी थी। सानवी ने अपने भाई को देखा। वंश उसके पास आया और उसके हाथों की रस्सी को खोलने लगा। तभी वंश और आरब भी वहाँ आ गए। अंश और आरब भी वहाँ आ गए। आरब ने वहाँ का सिचुएशन देखी तो उसके अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि खून की बदबू उस जगह पर भर गई थी और आज से पहले उसने कभी भी इस तरह का खतरनाक नज़ारा नहीं देखा था। वंश ने तब तक सोना और सानवी के हाथ खोल दिए थे। सोना ने गुस्से में अंश को देखा और अपनी कलाइयों को रिगड़ते हुए वहाँ से बाहर चली गई। अंश ने गुस्से में वंश को देखा और वो उसके पीछे चला गया। सानवी वंश की सहमी नज़रों को देख रही थी। आरव सानवी के पास आया। उसने वंश को देखा। आज वंश उसे बहुत ही अलग लग रहा था। उसने आज उसे छोड़ना ठीक नहीं समझा और सानवी को अपने साथ लेकर चला गया। वंश अकेले ही उस जगह पर रह गया। इधर सोना कार में आकर बैठ गई। अंश ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अंश ने बहुत गुस्से में उसे देखा और गेट उसके मुंह पर बंद करते हुए ड्राइवर को चलने के लिए कहा। अंश ने अपने हाथ हवा में उठाए और बोला, यार मैंने क्या किया, हद है। अंश ने गार्ड्स को ड्राइवर को इलाज के लिए भेजा। आरव भी सानवी को लेकर बाहर आ गया। बाहर आते ही सानवी अंश से लिपटते हुए बोली, डैड, भाई ने उसे मार दिया। अंश ने आरव से कहा, आरव तुम्हें इसे ले जाओ। अंश वंश के पास आ गया। वंश अभी भी वहाँ वैसे ही खड़ा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वंश, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैंने मना किया था तुम्हें ये सब करने के लिए। ये सुनकर वंश ने अंश के कठोरता से देखा और बोला, क्यों डैड, मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए था? वो लिटरली मॉम और सानवी को मार देता अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता। अंश ने कहा, चलो यहाँ से। वंश उसे मना करते हुए बोला, नो, मुझे अकेले रहना है। अंश ने गहरी सांस ली और वहाँ से चला गया। वो अब अपने बेटे को और ज़्यादा नहीं समझा सकता था। मुंबई। आयश ने रूहानी के कपड़ों और बाल ठीक किया और उसके साथ कार से बाहर निकल आया। रूहानी ने ड्राइवर को अपना सर झुका लिया। ड्राइवर भी अपना सर झुकाकर खड़ा था। कुछ देर पहले उसने जो देखा था उसके बाद उसके गाल लाल हो गए थे। रूहानी ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा घर के अंदर भाग गई। आयश ने अपना गला साफ किया और अपना कोट लेकर उसके पीछे चला गया। काका ने दोनों को देखा और दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। रूहानी कमरे में आकर बेड के पास खड़ी होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी।
अभी अभी आयश ने जो उसके साथ किया था उसके बाद उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपने ओपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस लेने लगी। तभी उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। रूहानी पलटकर उसकी नज़र जैसे ही आयाश की नज़रों से मिली वो झेप गई। उसने अपने कपड़े उठाए और बोली, हम चेंज करके आते हैं। और वो वॉशरूम में आने लगी तो आयाश ने उसका पल्लू ही पकड़ लिया। रूहानी के जाते ही कदम रुक गए। आयाश उसके पास आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। रूहानी की सांसें अब बेकाबू होने लगी थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आयश ने उसके कमर में हाथ लपेटा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। रूहानी ने अपने होठों को दांत में दबा लिया और अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर आयश को देखने लगी। इस वक्त आयश की आंखों में भी कुछ ऐसा ही था। उसने रूहानी को खुद से चिपका लिया और उसके बालों और कानों में पीछे करते हुए उसके होठों को चूम लिया। रूहानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आयश ने कंधे को पकड़ लिया। उसके लंबे नाखून आयश के कंधों पर धंसते जा रहे थे। आयश ने एक हाथ से उसकी कमर को थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसकी खुली पीठ को सहला रहा था। उसके इस तरह से छूने से रूहानी के शरीर में सारे रोंगटे खड़े हो गए। आयश रूहानी के होठों को बहुत फोर्स के साथ चूम रहा था। उसे महसूस हुआ कि आयश खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा है। आयश ने बिना देरी किए उसके ब्लाउज की डोरी पकड़कर खींच दी, जिससे रूहानी की सांसें उसके गले में ही अटक गई। आयश ने उसकी साड़ी को उसके कंधे से हटाया और वो गोरी स्किन पर दांतों के निशान छोड़ते हुए चूमने लगा। कुछ पल बाद आयश ने रूहानी को सीधा बेड पर धक्का दिया और अपने शर्ट का बटन खोलते हुए उसके ऊपर आ गया। उसने लाइट ऑफ की और फिर से रूहानी के हाथों को पकड़ लिया और उसे संभालने का मौका दिए बिना ही उस पर हावी हो गया। आयश भूल गया था कि वो इस वक्त अपने साउंड प्रूफ कमरे में नहीं बल्कि नॉर्मल से घर पर है, जिसके दीवारों में भी कान हैं। रूहानी को दर्द से भरी लेकिन मदहोश सिसकियों के साथ दोनों की सांसें और भी शोर कमरे में गूंज रही थी। आयश पूरी तरह से उसमें कहीं खो गया था। वे दोनों ब्लैंकेट के अंदर पसीने से लथपथ थे। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे की बाहों में सो गए। चांद से धुंधिया रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी और उसकी रोहिणी से दोनों के चेहरे का पसीना चमक रहा था। ये रात इन दोनों के लिए एक काफ़ी सुकून भरा था, पर कोई था किसकी आंखों में इस वक्त नींद का नामो निशान नहीं था। ये था वंश। वंश रितिका की बालकनी में बैठकर उस चांद को देख रहा था जो बेड पर आराम से सो रही थी। उसका मन बहुत बेचैन था। उसे पता था आज उसने जो किया था उसके बाद उसकी मॉम उससे बहुत ही नाराज़ हो गई थी, पर उसे उस बात से ज़्यादा अफसोस नहीं था। अफसोस तो इस बात का था कि उसने आज फिर से किसी की जान ले ली। पर वो क्या करता? उसने कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और दरवाजे का स्लाइड करके कमरे में आ गया। उसने रितिका को सो रहे चेहरे को देखा और फिर ब्लैंकेट को उठाकर उसके पास लेट गया। उसने कसकर रितिका के कमर को पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। किसी को अपने पास महसूस करके रितिका की नींद खुल गई, लेकिन वंश की खुशबू को महसूस करते हुए उसने उसके बाल को सहलाया और बोली, वंश। वंश ने में रिप्लाई किया। रिति ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वंश ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रूहानी ने कहा, क्या कुछ हुआ है? वंश ने नहीं में सर हिलाया और गहरी सांस ली, जिससे रितिका का एडिक्टिव स्मेल उसके नाक में घुलने लगा। रितिका उस धक्का देते हुए बोली, वंश क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। वंश ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और उसे बेड पर दबाते हुए उसके ऊपर आ गया। रितिका की सांसें उसके गले में अटक गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, वंश। वो आगे कुछ कहती उससे पहले वंश ने उसके होठों को चूम लिया। रितिका हैरानी से हो गई। वंश उसे सॉफ्टली किस करने लगा। कुछ पल बाद रितिका भी उसका साथ देने लगी। वो उसके किस में कुछ उदासी, कुछ गुस्सा और कुछ फ्रस्ट्रेशन महसूस कर पा रही थी। वंश ने उसके हाथों को अपने गर्दन पर लपेटा और उसके कमर को सहलाते हुए उसके गले को चूमने लगा। कुछ पल बाद तो रितिका की नाइट ड्रेस का बटन खोलने लगा। ये महसूस करते हुए कि वंश क्या कर रहा है, रितिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे रोकते बोली, वंश नो।
पर वंश ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे बेड पर दबाते हुए बोला, प्लीज रिति, डोंट स्टॉप मी। रितिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वंश ने ये देखा और उसकी बंद पलकों को चूम लिया। उसने इसी तरह उसके पूरे चेहरे को चूमा और फिर उसके होठों को चूमते हुए उसके कपड़े निकालने लगा। रितिका को अचानक ही अपना शरीर को ठंडक का एहसास हुआ तो वो कांप गई। वंश ने उसके कपड़ों को उसके शरीर से अलग किया और फिर अपने कपड़े निकालने लगा। दोनों के अंदर इस तरह अजीब से प्यास बढ़ रही थी। वंश के करीब आ जाना चाहता था, पर रितिका चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। रितिका की आंखों के कोने में आंसू बह गए, तकिए को भीग रहे थे। वंश ने उसे देखा और अपने होठ से उसके आंसुओं को पोंछ दिया। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े बेड पर लटक रहे थे और दोनों की सांसें की आहट कमरे में गूंज रही थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ से उनके मदहोश से भरी आवाज़ों के बीच दब गई थी। कुछ पल बाद अचानक से सब कुछ शांत हो गया। वंश ने अपने उसके होठों को चूम लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आई लव यू रिति। रितिका ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके अंदर जरा भी जान नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था रितिका की सारी एनर्जी वंश ने निचोड़ ली हो। वंश ने उसके गाल पर बह रहे आंसुओं को साफ किया और उसके कंधे पर सर रखकर उसके ऊपर ही सो गया। रितिका ने धीरे से हाथ बढ़ाकर वंश के सर पर रखा और उसके बालों को सहलाने लगी। कुछ देर बाद वंश सो गया और रितिका के आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो अपनी पलकें झपकाए बिना शून्य में चली गई थी। उसे अपने ऊपर वंश का भार भी महसूस नहीं हो रहा था। तभी उसके कान के पास मच्छर की गुनगुनाने की आवाज़ आई। रितिका के हाथ वंश के बालों में चलते हुए रुक गए। उसका चेहरा कठोर हो गया, जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। उसने मच्छर की आवाज़ की तरफ अपना सर घुमा लिया और अपनी आवाज़ को उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसके हाथ बढ़ाकर उसे मार दिया। हो गया ना एक और सस्पेंस कि उसने उसकी तरफ मच्छर को देखकर मार दिया। तो इसमें तो लग रहा है कोई ना कोई बहुत बड़ा सस्पेंस यहाँ पे वंश के लिए क्रिएट होने वाला है। देखते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में क्या मिलता है हमको, नया कुछ देखते हैं। मुझे तो शुरू में ही लग रहा था कि ये ज़रूर जो है वंश को फंसाने का कोई ना कोई ड्रामा चल रहा है, और वही हुआ क्योंकि लास्ट में उसने मच्छर को मार दिया। वो भी मच्छर को। आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया है और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।